एक मकान है जो कि पिछले 3 महीने से बंद पड़ा हुआ है। उस मकान के अंदर से अचानक से बहुत तेज बदबू आने लगती है। अड़ोसी पड़ोसियों से वो बदबू बर्दाश्त नहीं होती, तो वह उस मकान के मकान मालिक के पास जाते हैं और उनसे बताते हैं कि तुम्हारा जो किराए का मकान है उससे बहुत तेज बदबू आ रही है। मकान मालिक एकदम से पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस उस घर की छानबीन करती है, लेकिन उन्हें अंदर से ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं होता जिससे यह पता चले कि ये बदबू किस चीज़ से आ रही है। आखिर वो बदबू आ कहाँ से रही थी और मकान मालिक ने डायरेक्ट पुलिस को फ़ोन क्यों किया, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये घटना है, ये कर्नाटक के बेंगलुरु की है। वहाँ पर एक घर होता है जिसके अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम होता है संजय। लड़के की माँ होती है और उसकी माँ की माँ होती है, यानी कि लड़के की नानी दादी होती है। ये 3 लोग इस परिवार के अंदर रहा करते हैं। जो लड़के की माँ है उसका नाम है शशिकला और जो लड़के की नानी दादी है उसका नाम है शांता कुमारी। शांता कुमारी की उम्र लगभग 75 साल है और यहाँ पे जो शशिकला है उसका जो पति है वो कुछ दिनों पहले किसी कारण से मर गया है। तो यहाँ पर इस परिवार के अंदर ये 3 ही लोग रहा करते हैं, माँ, बेटा और माँ की माँ, यानी कि उस लड़के की नानी दादी। तो दोस्तों ये परिवार के अंदर ये लोग रहा करते हैं। बहुत ही अच्छा परिवार है। जो लड़का है वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा होशियार है। जहाँ पर भी वो रहता लोगों के दिमाग में छा जाता और बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पेश आता। ना किसी से उल्टा बोलना, ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा करना, केवल अपने काम से काम रखना और अपनी पढ़ाई लिखाई को करना। 10वीं क्लास में लड़के के 90% से ऊपर नंबर आते हैं और इसी तरह से 12वीं क्लास में भी लड़के के 90% से ऊपर नंबर आते हैं। अब जो माँ है वो मेहनत करके अपने बेटे को अच्छी तरह से पढ़ाना चाहती है। उसके बाद बेटे से पूछा जाता है कि बेटा तुम क्या करना चाहते हो, तो यहाँ पे जो बेटा है वो बताता है कि मैं एस्ट्रोलॉजर इंजीनियर बनना चाहता हूँ और उसी की मुझे पढ़ाई करनी है। तो माँ मेहनत मशक्क़त करके उसको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला दिला देती है। अब इसके बाद जो लड़का है वो पार्ट टाइम जॉब किया करता, जिससे उसकी पढ़ाई में थोड़ा बहुत सहारा लग जाए और उसकी माँ को भी थोड़ी बहुत राहत मिले। और बाकी अपने घर पे बड़े ही प्यार से रहा करता, अड़ोस पड़ोस में भी बड़े ही प्यार से रहा करता। उनका परिवार बड़ा ही खुशहाल परिवार था, कोई भी कैसी भी दिक्कत यहाँ पे नहीं थी। जो मकान था वो किराए का था और मकान मालिक भी बड़ा अच्छा भला आदमी था और यहाँ पे वो लोग भी बड़ा अच्छे थे। वो किसी का कोई पैसा नहीं मारते, पूरी ईमानदारी से वहाँ पर रह रहे थे। अब दोस्तों इसी तरह से दिन बीत रहे थे। अब अचानक से आता है अगस्त 2016। अगस्त 2016 में एक दिन क्या होता है, जो शांता कुमारी दादी नानी थी संजय की, वो घर से गायब हो जाती है। उसके बाद अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं कि भाई इस घर में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, वो कहाँ है। तो वो परिवार के लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारी दादी कहाँ पर गई। उस संजय से पूछते हैं, उसकी माँ से पूछते हैं कि तुम्हारी माँ कहाँ गई। तो यहाँ पर वो लोग बताते हैं कि जो दादी है वो मेरे भाई के पास चली गई है रहने के लिए कुछ दिनों के लिए और अब कुछ दिन वहीं पे रहेगी। इसके बाद सभी लोग भी समझ जाते हैं कि भाई हाँ, अब तक बेटी के पास रह रही थी, अब हो सकता है बेटे के पास रहने का मन हो, बेटे ने बुलाया हो, तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो इस वजह से वहाँ पर सभी लोग इस उत्तर से संतुष्ट हो जाते हैं और मान लेते हैं कि भाई जो दादी है वो उसके अपने बेटे के पास गई है रहने के लिए। अब दोस्तों इसके बाद इसी तरह से कुछ दिन बीतते हैं और लगभग 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने बाद आता है फरवरी 2017। फरवरी 2017 में जो शशिकला है वो मकान मालिक के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो। तो यहाँ पे जो शशिकला है उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है। वो पहले भी मकान मालिक से कुछ पैसे ले चुकी है और उसके बाद उसने वे पैसे पटा दिए थे। तो इस वजह से मालिक को विश्वास है कि वो लोग ईमानदार हैं, तो वो मेरे पैसों को नहीं मारेंगे। तो वो कह देता है कि ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा। 50,000 तो रुपये मेरे पास अभी रखे हुए हैं, मैं अभी तुम्हें ला कर देता हूँ और 1.5 लाख रुपये मैं कल ला कर दे दूँगा बैंक से निकाल कर। तो यहाँ पे जो मालिक है, मकान मालिक है, वो उसी समय 50,000 रुपये लाकर उस शशिकला को दे देता है, संजय की माँ को दे देता है। अब यहाँ पर उसी रात को जो शशिकला है और उसका बेटा है उस घर से फरार हो जाते हैं। सुबह जो मकान मालिक है वो 1.5 लाख रुपयों को लेकर उनके घर पे आता है, तो वो देखता है कि उस घर का ताला लगा हुआ है। तो उसके बाद वो चला जाता है, शायद कहीं कोई काम से गए होंगे। उसके बाद वो दूसरे दिन आकर देखता है, लेकिन दूसरे दिन भी ताला लगा हुआ था। तो वो सोचता है किसी रिश्तेदारी में गए होंगे, वहाँ 2-4 दिन रुकेंगे, उसके बाद आ जाएंगे।
अब ऐसा ही करने के बाद वो उनके फ़ोन पर भी ट्राई करता है, लेकिन उनका फ़ोन भी बंद आ रहा था और यहाँ पे उनका कोई भी लिंक यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। यानी कि किसी भी कारण से ये पता नहीं चल रहा था कि वो लोग गए तो गए कहाँ। अब इसके बाद मकान मालिक सोचता है शायद कहीं छुट्टियां मनाने के लिए गए होंगे और बाद में आ जाएंगे तो उस टाइम पे मेरे पैसे भी दे देंगे और मकान का किराया भी दे देंगे। तो मकान मालिक उनके मकान को ऐसे ही रखता है और ऐसा करते करते लगभग 3 महीने हो जाते हैं। बीच में कभी कभार जब मकान मालिक उस घर के पास जाया करता तो उसे भी महसूस होता कि इस मकान से थोड़ी बहुत दुर्गंध आ रही है और वो कभी सोचता कि भाई शायद मेरा वहम है, कभी सोचता कि कोई जानवर इसके अंदर मरा पड़ा होगा, चूहा वगैरह, तो उससे कोई बदबू आ रही है। तो ऐसा करके वो टाल मटोल इस चीज़ को कर रहा था। अब 3 महीने बाद जैसे ही मई चलता है, मई का स्टार्टिंग का टाइम था, मई महीने का, तो उसका जो किराए का मकान था उसका एक पड़ोसी आता है और वो कहता है कि आपके मकान से बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है। अब जैसे ही मकान मालिक उस पड़ोसी से ये बात सुनता है तो उसको लगता है भाई बदबू तो मुझे भी आ रही थी, हो ना हो इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो सीरियल्स वगैरह और समाचार वगैरह में ऐसी बातें सुना करता है कि मकान मालिक ने जब मकान खोल कर देखा तो उसके अंदर लाश गली सड़ी हालत में पड़ी हुई थी। तो ऐसा सोचने के बाद वो सीधा पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है। आने के बाद पुलिस को उस घर पे ले जाया जाता है और वहाँ पर जाकर पुलिस देखती है कि घर के बाहर गेट पर ताला लगा हुआ है और पुलिस उस ताले को तोड़ती है। तोड़ने के बाद वो लोग घर के अंदर एंट्री करते हैं तो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि घर के अंदर पूरा का पूरा सामान रखा हुआ है जो कि तो ही, और पुलिस वहाँ पर अच्छी तरह से छानबीन करती है। सभी अलमारियों को खोलकर देखा जाता है। जो भी जगह पॉसिबल थी जहाँ पे किसी चीज़ के होने का अंदेशा था वो सभी जगह को वहाँ पर अच्छी तरह से खंगाला जाता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस के हाथों ऐसा कुछ भी नहीं लगता जिससे उन्हें उस बदबू के बारे में पता चले। अब इसके बाद पुलिस अपनी छानबीन करती है और वहाँ से जाने लगती है। तो मकान मालिक पुलिस वालों से कहता है कि साहब एक बार और देख लो कि ये इतनी बुरी बदबू आ कहाँ से रही है। तो उसके बाद जो मकान मालिक है अब पुलिस के साथ जाता है और उस घर को अच्छी तरह से छानबीन करता है। तो वहाँ पर मकान मालिक को एक जगह दिखती है जहाँ पर किराए पर देने से पहले मकान एक अलमारी हुआ करती थी जो कि दीवार के अंदर थी। तो यहाँ पर मकान मालिक पुलिस से कहता है कि साहब इसके अंदर एक दीवार के अंदर अलमारी थी और वो अलमारी अब मुझे दिखाई नहीं दे रही, और बदले में ये जो दीवार है ये भी थोड़ी सी बाहर की तरफ मुझे दिखाई दे रही है, तो आप यहाँ पे जांच कीजिए। पुलिस देखती है वहाँ पर जाकर, तो वहाँ पर जो बदबू है वो सबसे ज़्यादा तेज आ रही थी। तो पुलिस समझ जाती है कि भाई इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। तो मज़दूरों को बुलाया जाता है। मज़दूरों को बुलाकर उस जगह को तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद अंदर वो अलमारी उनको मिल जाती है पुलिस वालों को। अब वो उस अलमारी के अंदर देखते हैं कि अंदर अलमारी पूरी की पूरी खाली है। केवल एक कोने में एक ड्रम रखा हुआ है और उस ड्रम को भी अच्छी तरह से सीमेंट से बंद किया गया है। पुलिस ड्रम को बाहर निकालती है और उसके सीमेंट को हटाया जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि उस ड्रम के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है और जो सारी के सारी बदबू आ रही थी वो इसी डेड बॉडी के अंदर से आ रही थी। अब दोस्तों इसके बाद पुलिस उस डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेजती है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट उस चीज़ को तय करते हैं कि भाई इसकी जो मौत है वो कब हुई है और कितनी इसकी उम्र रही होगी मौत के समय। इन सभी चीज़ों को निकाला जाता है तो पता चलता है कि इसकी मौत लगभग 9 महीने पहले हुई है और इसकी उम्र मौत के समय लगभग 75 साल थी। तो पुलिस उसके बाद दोबारा उसी मौका वारदात पर आती है और वहाँ के लोगों से पूछताछ करती है कि 9 महीने पहले यहाँ से कोई बंदा गायब हुआ था, आपको कुछ पता है, कोई लेडीज़ गायब हुई थी जिसकी उम्र 75 साल हो। तो आस पड़ोस के लोग झट से कह देते हैं कि भाई हाँ, इस घर में जो रहा करते थे उनकी एक दादी अम्मा थी जिसकी उम्र 75 साल थी और आज से ठीक 9 महीने पहले वो अपने घर से अचानक से गायब हो गई थी। जब हमने उन लोगों को पूछा तो उन्होंने बताया कि जो हमारी माँ है वो हमारे मामा के यहाँ पे गई है, और इस तरह से कहकर उन्होंने टाल मटोल कर दिया था। हम लोगों को भी लगा कि भाई हो सकता है अब तक बेटी के पास रही है, अब बेटे के पास रहने के लिए चली गई होगी। तो यहाँ पर पुलिस को पूरा के पूरा माजरा समझ में आ जाता है। लोगों को पता चल जाता है कि जो दोनों माँ बेटे हैं उन्होंने इस औरत को मारा है और मारने के बाद यहाँ से फरार हो गए हैं। अब सवाल ये था कि आखिर किस तरह से मारा, क्यों इसको मारा, वो जबकि परिवार का एक हिस्सा थी। तो इस चीज़ का सवाल का जवाब जानने के लिए पुलिस तहकीकात चालू करती है। उनके पुराने फ़ोन नंबरों को खंगाला जाता है जो कि 3 महीने से बंद आ रहे थे लगातार, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के हाथों कोई सुराग नहीं लगता। अब दोस्तों इसके बाद पुलिस आज से 9 महीने पहले उन नंबरों की कॉल डिटेल निकालती है कि भाई किस किस नंबर से बात की गई है, शायद वहाँ से कोई सुराग मिल जाए। तो ऐसे ही करके एक नंबर आता है सामने जो कि संजय के एक दोस्त का था। उसको उठाया जाता है, उठाकर उससे पूछा जाता है कि भाई 9 महीने पहले तेरे दोस्त संजय ने तुझसे बात की थी और उसके घर से इस तरह से एक डेड बॉडी मिली है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था?
तो यहाँ पे संजय बताता है कि साहब मुझे पता तो था कि भाई कोई डेड बॉडी को ये छुपा रहे हैं, लेकिन मैंने केवल उसकी हेल्प की है, मुझे मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही मैं उसके मर्डर में शामिल हूँ। अब इसके बाद पुलिस उससे पूछती है कि क्या तुम्हें अब पता है कि ये लोग कहाँ पर हैं? तो वह वहाँ पर बताता है कि भाई मुझे इसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं पता कि ये लोग कहाँ पर हैं। अब इसके बाद पुलिस के पास कोई क्लू नहीं होता, कोई सुराग नहीं होता। पुलिस इधर उधर ढूंढती रहती है उन लोगों को। अब इतने बड़े देश में उन लोगों को कैसे ढूंढा जाए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था पुलिस के सामने। ऐसा ही करते करते कुछ दिन और बीतते हैं और 2017 से 18 आता है, 18 से 19 आता है, 19 से 20 आता है और फिर 21 आता है और 21 में कोरोना काल आ जाता है। कोरोना काल में इस बात पर थोड़ा मिट्टी डल जाती है और ये केस थोड़ा सा दब जाता है। उसके बाद जैसे ही कोरोना काल खत्म होता है तो 2022 आता है। इधर यहाँ पर जो कर्नाटक पुलिस है वो पुराने केसों पर काम करने के मूड में दोबारा से हो जाती है। तो वो देखती है कि भाई ये केस है जो कि इतने साल पहले हुआ था और अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे जो सवाल थे वो भी काफ़ी दिलचस्प थे, तो इस वजह से पुलिस इस केस को लेती है और इस पर दोबारा से काम करती है। वो देखती है कि यहाँ पर 2 माँ बेटा हैं जो इस केस के सस्पेक्ट हैं और वो यहाँ से गायब हैं लगभग 5 सालों से, क्योंकि 5 साल अब तक हो चुके थे। 17 से 22 आ चुका था, तो 5 साल से ये केस पेंडिंग में पड़ा हुआ था। तो वो लोग गायब हैं और इसके बाद पुलिस एक नई तरीके से छानबीन को स्टार्ट करती है। वो लोग सोचते हैं कि भाई इसकी फ़ोन की तो पहले अच्छी तरह से जांच हो चुकी है, यानी कि मोबाइल नंबर से तो अच्छी तरह से ट्रेस करके देख लिया है, लेकिन वहाँ पर कोई भी सबूत या सुराग उनको नहीं मिला। इस बार जो आईडी होती है, आधार कार्ड आईडी होती है, उसका एक नंबर होता है, यूनिक नंबर। उस नंबर से ये जांच पड़ताल स्टार्ट करते हैं। आधार कार्ड के ऑफिस में जाकर उस नंबर पर नज़र रखने के लिए कहा जाता है और कहा जाता है कि भाई इसकी डिटेल निकालो, ये नंबर कहाँ कहाँ पे लगाया गया है और कहीं पर कोई अकाउंट खुलवाया है या कहीं नौकरी पेशे में इसको दिया है, यानी कि कंपनी वगैरह में किसी साइट पर अपलोड किया हो। तो आधार कार्ड वाले इसको प्रोसेस करने के लिए 2-3 दिन का टाइम मांगते हैं। तो 2-3 दिन बाद पता चलता है कि इस आधार कार्ड नंबर से एक बैंक के अंदर खाता खुलवाया गया है और जिस ब्रांच में खाता खुलवाया गया है वो महाराष्ट्र के अंदर कोल्हापुर में है और उसकी एक ब्रांच यहाँ पे बेंगलुरु के अंदर भी है। तो उस ब्रांच में जाकर उसका एड्रेस लिया जाता है उस कस्टमर का और उसके बाद कोल्हापुर उस जगह पर जाया जाता है जहां का वो एड्रेस दिखा रहा था उस आधार कार्ड का। तो उस जगह पर जाकर पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है और अंदर से जो शशिकला थी वो दरवाज़ा खोलती है। तो देखती है पुलिस की शशिकला वहीं पर है और उसका बेटा भी वहीं पर है और वहाँ पर वो लोग बड़े ही गरीब परिवार बनकर रह रहे थे। और जो लड़का था ना ही उसने आगे की पढ़ाई की अपनी, उसके बाद वो छोटा मोटा काम करके अपने घर का भरण पोषण कर रहा था। अब दोस्तों इसके बाद पुलिस उनको उठाती है और उठाकर सीधा कर्नाटक बेंगलुरु ले आती है। अब लाने के बाद उन दोनों से उनकी कहानी पूछी जाती है कि आखिर बात क्या हुई थी और किस तरह से इसकी हत्या हुई। अब यहाँ पर दोनों माँ बेटे बताने लगते हैं कि उस दिन शाम को रात का समय था और रात के समय जो संजय है वो गोभी मंचूरियन लेकर आया था बाजार से और जो शशिकला की माँ थी वो बाहर के खाने से थोड़ा नफरत किया करती थी। तो वो अपने घर वालों को भी समझाया करती थी कि भाई तुम लोग ये बाहर का खाना मत खाओ, इसमें पता नहीं जन क्या क्या मसाले रहते हैं, घटिया क्वालिटी का तेल वगैरह रहता है, तो ये शरीर के लिए नुकसानदायक है। और इस चीज़ को लेकर अक्सर उन लोगों में आपस में कहा-सुनी हो जाया करती थी, घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। अब उस दिन जैसे ही संजय गोभी मंचूरियन लेकर आया था तो ये बात शशिकला की माँ को पता चल जाती है, यानी कि संजय की दादी नानी को पता चल जाती है। अब यहाँ पे वो जोर जोर से अपनी बेटी से लड़ाई करने लगती है। तभी जो संजय है वो बीच में पड़ता है और अपनी दादी नानी से हाथापाई करने लगता है। हाथापाई के दौरान कब संजय के जो हाथ हैं वो उसकी दादी नानी के गले तक पहुँचे और कब उसकी दादी नानी के प्राण पखेरु उड़ गए उसको पता ही नहीं चलता। जैसे थोड़ी देर बाद पकड़ ढीली होती है तो देखता है कि भाई दादी के तो प्राण निकल चुके हैं, अब क्या किया जाए। तो दोनों माँ बेटे यहाँ पर पहले सोचते हैं, थोड़ी देर बैठा रहते हैं और बैठने के बाद पहले वे सोचते हैं कि भाई क्यों ना दादी की उम्र भी ज़्यादा हो चुकी है तो सभी लोगों को बुलाकर बता दिया जाए कि दादी रात को सो रही थी और अब सुबह देखा तो ये मरी पड़ी हैं। अब इसके बाद संजय इस बात को सोचता है और उस पर सोचने के बाद कहता है कि कहीं अगर बाहर के लोगों को इनके गले के निशान दिख गए तो पुलिस को बुला लिया जाएगा और पुलिस को भनक लग गई तो हम लोगों को जेल जाने से कोई रोक नहीं सकता। तभी दूसरी ओर जो संजय की माँ है वो भी कहती है हाँ अगर परिवार वाले आएंगे तो हो सकता है वो इनके गले के निशान को देख लें और इसको देखने के बाद हो सकता है हम दोनों को जेल हो जाए। तो अब यहाँ पर वो प्लान बदलते हैं और वो सोचते हैं कि क्यों ना इनकी लाश को बोरी में भरकर कहीं बाहर फेंक आया जाए। अब इसके बाद इस प्लान पर वर्क करने के लिए भी जो लड़का है वो सोचता है कि अगर बाहर ले जाते हुए किसी ने देख लिया तो क्या होगा।
तो भी वही चीज़ होगी कि पुलिस आएगी और पुलिस हमको पकड़कर जेल में डाल देगी। अब इसके बाद जो संजय है वो प्लान बनाता है कि क्यों ना माँ की लाश को इसी घर के अंदर कहीं ना कहीं छुपाया जाए और ऐसा छुपाया जाए जो इसके अंदर से बदबू ना आए। एस्ट्रोलॉजर इंजीनियर तो वो बन ही रहा था, तो थोड़ी बहुत इंजीनियरिंग की समझ थी उसके अंदर। तो वो क्या करता है, वो बाजार से एक ड्रम लाता है, ड्रम के अंदर अपनी दादी की लाश को डालता है और उसके ऊपर सीमेंट डाल देता है। उसके बाद उस ड्रम को उस घर के अंदर बनी हुई अलमारी के अंदर वो रख देता है। अब यहाँ पर वो लोग सोचते हैं कि भाई अब इसके अंदर से बदबू नहीं आएगी, हमने सीमेंट से ऊपर अच्छी तरह से कवर कर दिया है, तो यहाँ पर इसके अंदर से बदबू अब नहीं होगी। लेकिन क्या होता है, कुछ दिनों बाद उससे थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लगती है। जो माँ है बार बार रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करती है घर में, जिससे किसी को बदबू ना आए। अब इसके बाद संजय परेशान है, वो सोचता है कि भाई इस बदबू का क्या इलाज किया जाए। तो वो अपने दोस्त को फ़ोन करता है, उसको बताता है कि भाई इस तरह से मेरे से गलती हो गई और अब इस तरह से घर में बदबू उठ रही है, उसका मैं क्या करूं। तो यहाँ पर उसका दोस्त उससे पूछता है कि जिस अलमारी में तुमने ड्रम को रखा है वो अलमारी कहाँ पर है। तो संजय बताता है कि वो दीवार के अंदर है। तो यहाँ पर जो संजय का दोस्त होता है वो उससे कहता है कि तुम ऐसा करो, दीवार के सामने एक और दीवार चिन दो पूरी के पूरी, जिससे वो अलमारी और वो दीवार एकसार हो जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा कि भाई इसके अंदर क्या है, और तुम्हारा काम भी हो जाएगा, किसी को बदबू भी नहीं आएगी। तो इसके बाद संजय ऐसा ही करता है, उस अलमारी के बाहर की साइड में एक और दीवार लगा देता है और उस दीवार को बिल्कुल प्लेन कर देता है, जिससे ये भी पता ना चले कि भाई इसके अंदर कोई अलमारी भी है। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद फिर से बदबू आने लगती है। इसके बाद दोनों माँ बेटों को लगता है कि भाई अब हमारा राज खुलकर रहेगा, अब पड़ोसियों को बदबू आएगी और उन लोगों को पता चल जाएगा कि भाई इस घर के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। तभी वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना यहाँ से फरार हो जाया जाए। तभी यहाँ पर जो शशिकला है वो अपने मकान मालिक के पास जाती है, उससे 2 लाख रुपये की डिमांड करती है। लेकिन जो मकान मालिक है वो कहता है कि 50,000 तो मैं तुम्हें अभी दे रहा हूँ और बाकी 1.5 लाख मैं तुम्हें अगले दिन दूंगा। उसके बाद वो अपने घर आती है और घर आने के बाद शाम को वहाँ से फरार हो जाते हैं दोनों माँ बेटे मकान मालिक के 50,000 रुपये लेकर। इसके बाद पुलिस उनको कोर्ट में पेश करती है और पूरा के पूरा गुनाह का चिट्ठा जज साहब के सामने रखा जाता है। उचित कार्रवाई उन लोगों पर की जाती है और उन लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों यह थी कहानी एक क्राइम की, जो कि एक परिवार के बीच में घटता है और उसके कातिल लगभग 5 साल बाद पुलिस पकड़ती है उनको। तो आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।